Hello students, today's video is from a prescribed book First Flight Chapter 2 Long Walk to Freedom written by Nelson Mandela who was the first black president of South Africa। तो आज के इस लेसन में हम पहले जानेंगे कि इस जो शीर्षक है चैप्टर का इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी के लिए एक लंबी यात्रा। तो इसमें फ्रीडम आज़ादी को पाने के लिए जो संघर्ष करने पड़े थे राइटर को, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। तो एक्चुअली वहाँ पर एक पॉलिसी थी, अपार्थाइड की पॉलिसी थी, जिसको दूर करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। उसको हटाने के लिए, उस देश से समाप्त करने के लिए इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी। तो उसको उसी के अंतर्गत सारे उनके स्पीचेज़ हैं इस चैप्टर में, जिसकी हम पूरी समरी आपको बताने वाले हैं। तो साथ साथ बच्चों हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पर रंग भेद नीति के कारण वहाँ की जनता त्रस्त थी, वाइट्स जो वहाँ के वाइट पीपल थे उनसे। और इसमें पहले हम जानेंगे कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह से वहाँ पर उनकी ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो उनकी पार्टी थी उसको जीतने के बाद किस प्रकार वे वहाँ पर राष्ट्रपति बने। ये सारा हम इसमें आप आज समरी को देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर नाम है नेल्सन मंडेला। आई होप बच्चों कि आप लोगों को यह नाम पहले आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा सोशल साइंसेज में, पॉलिटिक्स में या हिस्ट्री में। आपको नेल्सन मंडेला जो कि काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति हैं यह, तो ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। तो ये क्या है कि ये जो है वहाँ के ब्लैक पर्सन है, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। तो वहाँ पहले क्या था कि लगभग 3 सेंचुरीज तक, मतलब 300 साल तक वाइट्स का शासन था। जो वाइट्स थे मतलब गोरे अंग्रेज़ लोग, इंग्लिश मैन, उनका शासन था। तो इनको वे क्या करते थे ना, इनको डिज़र्व नहीं करते थे। इनको यातनाएं मिलती थी। जो ब्लैक थे ये लोग, ब्लैक पीपल, इनको यातनाएं मिलती थी। कहाँ, साउथ अफ्रीका में। इनके लिए समाज में कोई स्थान नहीं होता था, इनके लिए कोई आज़ादी नहीं होती थी, तो न तो इनके लिए कोई अच्छा रोज़गार होता था। तो इन्होंने ये देखा कि हमारे इस समाज में, हमारे समाज के लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है इस देश में। तो इसी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ लगाई, उसके खिलाफ एकजुट हुए, तमाम लोगों को इन्होंने शामिल किया और इस अभियान में एकजुट गए अपने देश के जो ये वंचित लोग थे, ब्लैक पीपल जो थे, उनको आज़ादी दिलाने के लिए। तो हम इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स लाए हैं जिनके माध्यम से आपको इसकी समरी बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे आपको बच्चों कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने आखिरकार विजय प्राप्त की और वे बने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक्चुअली इस चैप्टर में उनकी जो स्पीच है उसके इम्पोर्टेंस को बताया गया है। तो हमने तो ये जान लिया कि नेल्सन मंडेला जो है काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी महान व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आप लोग भी शायद जानते ही होंगे। अब हम ये जानेंगे कि उस दिन जिस समय इनको शपथ ग्रहण लेना था साउथ अफ्रीका में, उस समय का क्या हालात थे वहाँ पर, ये हम चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसका मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा बताया गया अभी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी के लिए लंबी यात्रा। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी संघर्ष करने के बाद इनको आज़ादी मिली थी बच्चों। देश के ब्लैक पीपल को इक्वलिटी का अधिकार मिला था, उनको राइट्स मिले थे, उनके ड्यूटीज़ मिले थे। तो इसलिए इसको कहा गया है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए लंबी यात्रा। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पॉइंट वाइज देखने वाले हैं क्या है। पहला है द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन कब था इनका? 10 मई का दिन था, 1994 का समय था, मतलब ईयर था, 1994 का ईयर था। उस समय उस दिन के बारे में बताया गया है कि उस दिन जो है काफ़ी अच्छा दिन था, मौसम अच्छा था, चमकीला था, साफ दिन था। और उस दिन के लिए बताया गया। पहले आपको बता दें कि इसमें इनकी जो ANC थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो इनकी पार्टी थी, एक्चुअली क्या है कि 400 की सीट थी इनकी, 400 सीट्स थे, जिसमें इन्होंने समथिंग 252 सीट्स को इन्होंने जीता था, इनकी पार्टी ने जीता था। और तब इनको चुना गया वहाँ का राष्ट्रपति। तो उस दिन जिस दिन इनको ये इनॉग्रेशन था, मतलब उद्घाटन समारोह था, इनको ओथ टेकिंग का दिन था, मतलब शपथ लेने का दिन था इनके। तो उस दिन की बात है। तो उस दिन क्या था, काफ़ी जो है इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ पर एकत्रित होने के लिए आने वाले थे। वहाँ पर वो लोग इनकी शपथ ग्रहण को सुनने वाले थे। तो इसलिए देश विदेश से मोर देन 150 कंट्रीज़ जो थे इंटरनेशनल लीडर्स को वहाँ पर
निमंत्रण दिया गया था। तो क्या था कि इनॉग्रेशन डे 10 मई को था 1994 में, ठीक है। तो उस दिन क्या था कि लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन पीपल वहाँ पर एकत्रित थे, जिसमें महिलाएं थीं, पुरुष थे, बच्चे थे, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे डांस कर रहे थे, गीत गा रहे थे, सब रोमांच से भरे हुए थे। सबको खुशी थी कि आज जो है हमारा संविधान बदलेगा, आज हमारा जो देश है यह आज़ाद होगा, सबको इक्वलिटी का अवसर मिलेगा, सभी समान रूप से वहाँ पर रहना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सभी लोग खुश थे उस कंट्री में उस दिन। तो ये था द इनॉग्रेशन डे। इसके बाद है दूसरा जो पॉइंट है, द प्लेस ऑफ इनॉग्रेशन। ये प्लेस जहाँ पर यह उद्घाटन था वह स्थान कहाँ था? तो बच्चों ये स्थान था प्रिटोरिया नामक स्थान था साउथ अफ्रीका का, जहाँ पर एक यूनियन बिल्डिंग थी, उसका एक एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर का मतलब होता है जो एक बड़ा सा मैदान हो जहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था हो, लेकिन उस बिल्डिंग में ऊपर छत न हो, जो बिना रूफ की बिल्डिंग हो, तो उसको हम एम्फी थिएटर कहते हैं। एक्चुअली ऐसा जो एम्फी थिएटर होता था पहले ग्रीस में होता था, जर्मनी में होता था। एज यूजुअल अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें ऐसे एम्फी थिएटर्स का वर्णन मिलता है। तो वहाँ पर जो है ये इनॉग्रेशन का दिन था 10 में, और यह था यूनियन बिल्डिंग जो कि प्रिटोरिया में आयोजित की गई थी। इसके बाद देखते हैं आपका थर्ड पॉइंट, द स्वीयरिंग इन सेरेमनी। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्वीयरिंग इन सेरेमनी का मतलब ओथ टेकिंग सेरेमनी कर सकते हैं आप इसको, शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है। तो वो जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, या जब ये जाने वाले थे वहाँ मंच पर, तो इनके साथ जो पर्सन दिखाई पड़ा नेल्सन मंडेला जी के साथ, यह उनकी पुत्री जिनानी थी उनके साथ में यहाँ पर इस पॉइंट में ये बताया जाता है आपको कि वहाँ पर उनके साथ 2 अन्य लोग थे जिनको शपथ लेनी थी। मतलब अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी की, तो उनके साथ 2 पर्सन और थे जिनको शपथ लेना था। जैसा कि यहाँ पर नाम भी आपको बताया गया है कि मिस्टर डी क्लर्क जो कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वहाँ पर बनने वाले थे, उनको पहले शपथ लेना था। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर उनको वहाँ पर जाने वाले थे शपथ लेने के लिए, कौन? थॉबो म्बेकी, जो कि पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। तो फर्स्ट जो मिस्टर डी क्लर्क हैं वो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, और जो थॉबो म्बेकी हैं वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पर जाने वाले थे। और उसके बाद तीसरा नंबर आने वाला था किसका? नेल्सन मंडेला जी का एज ए प्रेसिडेंट, ये शपथ लेने वाले थे। फिर बात करते हैं द ऑथर एड्रेसेस। फिर क्या हुआ वहाँ पर कि जो ऑथर हैं नेल्सन मंडेला, वे संबोधन करते हैं वहाँ के हुजूम जो वहाँ पर लगे हुए हैं। काफ़ी लोग वहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल लीडर्स हैं, डिग्निटरीज हैं, सभी लोग वहाँ पर जमावड़ा है, देश के लोग वहाँ पर हैं, साउथ अफ्रीकन पीपल हैं, सबको ये संबोधन करते हैं। तो संबोधन करते हैं वहाँ पे, तो क्या बताते हैं? पहले क्या करते हैं कि थैंकिंग ऑल गेट, जितने भी वहाँ पर इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं सबको थैंक्स करते हैं, मतलब सबको धन्यवाद देते हैं वहाँ पर आने के लिए एज इंटरनेशनल गेस्ट्स के रूप में। साथ साथ वहाँ पर वे शपथ लेते हैं कि वे अपने देश के लोगों के जो कष्ट हैं, चाहे वो कष्ट पॉवर्टी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह की सफरिंग हो, चाहे वे रंग भेद नीति की जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर प्रिवेलिंग कर रहा है, जो चल रहा है, वह डिस्क्रिमिनेशन का हो, रंग भेद का हो, वे सारे कष्ट वे रिमूव करेंगे अपने इस देश से, सब वो हटा देंगे, ऐसा वह शपथ में कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके देश में कोई भी जातिगत व्यवस्था नहीं होगी, कोई भी रंग भेद की व्यवस्था नहीं होगी, सबके लिए समान अवसर होंगे, सबके लिए अपॉर्चुनिटी एक बराबर होगी, ठीक है, सबको लिबर्टी मिलेगी और देश की पॉवर्टी भी वे दूर करेंगे, ऐसा वे अपने शपथ ग्रहण में कहते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसका नाम है डिस्प्ले बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। इसमें क्या होता है कि जो वहाँ पर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वे रंग बिरंगे प्रदर्शन करते हैं, कलरफुल प्रदर्शन होता है वहाँ का। तो कहाँ पर होता है? यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर वे जेट्स, सब जो विमान है, छोटे विमान और हेलीकॉप्टर्स, वे क्या करते हैं कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ वो दिखाते क्या हैं? मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी फॉर ए न्यू गवर्नमेंट। वो दिखाते हैं कि किस तरह से सेना जो है वो नए रिपब्लिक कंट्री के रूप में, जो नया अभी सरकार चुना गया है एज ए रिपब्लिक, उसके प्रति कितनी वफादार है, इस तरह से वो वफादारी को दिखाते हैं, वहाँ के मिलिट्री, वहाँ की सेना दिखाती है, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलता है, वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं,
वो मेडल्स के साथ वहाँ पर आते हैं और सैल्यूट भी देते हैं किसको, नेल्सन मंडेला को, जो एज ए प्रेसिडेंट वहाँ पर उपस्थित हुए हैं शपथ लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। नंबर 6 पॉइंट है सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। एंथम का मतलब बच्चों होता है राष्ट्रगान। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के राष्ट्रगान होते हैं, क्योंकि वाइट्स के लिए एक अलग राष्ट्रगान होता है और ब्लैक पीपल के लिए एक अलग राष्ट्रगान। जैसा कि ओल्ड स्टोरीज के द्वारा ये सुनते चले आ रहे थे, ठीक है, अपने देश में, तो इस तरह से ये लोग 2 तरह के राष्ट्रगान गाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगान यहाँ पर है टू नेशनल एंथम है, जो है एंकोशी सिकलेल, जो एंकोशी सिकलेल नाम का राष्ट्रगान है वो गाया जाता है किसके द्वारा, बाय वाइट्स, गोरे लोग गाते हैं। जबकि डाइस्टेम नाम का जो शीर्षक है राष्ट्रगान का वो गाते हैं कौन, ब्लैक पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका कंट्री। ठीक है, ये तो हो गया नेशनल एंथम का। इसके बाद देखिए 7 है द ऑथर्स थॉट्स। ऑथर थॉट्स का मतलब यहाँ पर है मतलब लेखक के विचार। तो शपथ जो लेने जाते हैं लेखक, तो उनके मन में विचार भी कई तरह के आते हैं। वो क्या विचार है, वो विचार लेते हैं कि थॉट्स फॉर द हिस्ट्री। पहले वो इतिहास के बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार से उनके देश में, देश के इतिहास जो उन्होंने पढ़ा, कि किस प्रकार पहले उनके देश का इतिहास क्या था, वो उसके बारे में विचार करते हैं। साथ ही साथ वो विचार करते हैं कि दोज वर हार्शेस्ट सोसाइटीज़, जो पहले की सोसाइटी थी वो बड़ी ही क्रूर रही थी, बड़ी कठोर समाज रहा था पहले का। वह समाज जो था लोगों को बांटने का समाज था, वह लोगों को बांटने का काम करता था, लोगों को एक समान अवसर नहीं दिया जाता था, लोगों को एक तरह का सम्मान नहीं मिलता था। जो ब्लैक थे उनको स्लेव्स की तरह समझा जाता था, गुलाम समझा जाता था। तो इस तरह से उन्होंने अपने हिस्ट्री के बारे में विचार किया, अपने देश की हिस्ट्री के बारे में विचार किया, जहाँ पर उनकी कोई इज्जत नहीं थी, न तो उनके धर्म की, न उनके रिस्पेक्ट की, न तो उनके अपॉर्चुनिटीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। किसी प्रकार की सम्मान की भावना वाइट्स के मन में नहीं थी। तो वहाँ पर जो है अब वहाँ पर अब क्या सोचते हैं नेल्सन मंडेला जी कि जो न्यू सिस्टम है, जो ये चुनाव इन्होंने जीता, इलेक्शन जो जीता गया इनका, जो फर्स्ट इलेक्शन था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन था वहाँ का, उसको जीतने के बाद उनके मन में आया कि जो ये सिस्टम नया बन रहा है, इसमें जो राइट्स मिलेंगे और जो फ्रीडम मिलेंगे वो सबके लिए समान होंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भेदभाव की व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द ऑथर्स रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप की भावना। तो जो ऑथर हैं नेल्सन मंडेला, तो वे अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उनके मन में पश्चाताप की भावना भी थी। पश्चाताप क्यों था, पश्चाताप इसलिए था क्योंकि यह जो दिन आया हुआ था यह बहुत ही शुभ दिन था आज का उनके लिए, क्योंकि आफ्टर 300 ईयर्स, 300 सालों के बाद, लगभग 3 सेंचुरीज के बाद यह जो समय आया था, यह पूरे देश के लिए एक समानता का अवसर लेकर आया था, जहाँ पर ब्लैक पीपल के लिए भी एक सम्मान का स्थान रहेगा। सबको कोई प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, कोई प्रकार की रंग भेद की नीति नहीं रहेगी, सभी लोग जो है मिलजुल कर रहेंगे। अब उनका सरकार जो उनका संविधान होगा वह एक ऐसा संविधान होगा जो देश के सभी लोगों को एक समझेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या समझा कि जो उनकी पश्चाताप की भावना है वह भावना क्यों है, क्यों उन्होंने यह समझा कि यह जो आज का दिन शुभ दिन आया हुआ है, ये 1000 पीपल जो वहाँ के देश के थे उनके सेक्रीफाइस के बाद आया हुआ है। और सेक्रीफाइस मतलब बलिदान दिया उन्होंने, कई वीरों ने बलिदान दिया, तब जा करके आज उनको यह शुभ दिन मिला, यह शुभ दिन आया उनके लिए शपथ ग्रहण लेने का। क्योंकि यह जो आज़ादी का जो उनको अवसर मिला था देश के लिए, ब्लैक पीपल्स के लिए, तो यह कैसे आया, ये कई लोगों ने कई वीरों ने अपने सेक्रीफाइसेस किए, बलिदान दिए, जान न्यौछावर किए, तो इस तरह से आया। ठीक है, तो लेकिन उसको वो ये याद करते हैं, समझते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो उनको फर्स्ट थिंग जो उनको रिग्रेट आती है, पश्चाताप की भावना आती है, वही आती है कि जिन वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए आज़ादी प्राप्त करने के लिए, उन वीरों को वे थैंकफुल, उनके प्रति थैंकफुल तो हैं, लेकिन उनको थैंक्स करने के लिए वे वीर, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन्स उनके सामने नहीं हैं, ऐसे ग्रेट पर्सन्स उनके सामने नहीं हैं, यानी उनको सामने से वे धन्यवाद नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आपका अगला जो है पॉइंट है फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर्ड। तो अब जो है यहाँ पर जो ऑथर हैं नेल्सन मंडेला जी, क्या करते हैं कि जो आज़ादी के जो फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको वे याद करते हैं। कौन कौन थे ये, पहला देखिए यहाँ पर नाम भी दिया गया है, ऑलिवर ताम्बोज।
ऐसे जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में भी कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर किए। साथ ही साथ हमारे देश में कई ऐसे महान लोग हैं जिनको हम याद भी करते हैं अपनी आज़ादी को पाने के आज़ादी पाने के बाद। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम याद करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से वहाँ पर क्या था कि उस देश में भी कई ऐसे महान लोग थे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी इस तरह की आज़ादी को पाने के लिए। तो इसमें नाम दिया हुआ है ऑलिवर ताम्बोस थे, वाल्टर सिसलस थे, चीफ लुथलिस थे, यूसुफ दादूस थे, इत्यादि कई लोग थे जिन्होंने इनके अंदर जो था ना अनकॉमन करेज था, यानी कि असाधारण साहस या हिम्मत कर सकते हैं आप उसको। इनके अंदर जो हिम्मत भरी पड़ी थी वह असाधारण तरह की थी जिसको हम साधारण नहीं कर सकते। साथ ही साथ इनके अंदर जो था ज्ञान और बुद्धि की भी भंडारण क्षमता ज़्यादा थी। और साथ ही साथ इन्होंने जो देखा नेल्सन मंडेला जी ने कि इन्होंने देखा कि ऐसे महान लोग को जो इन्होंने अब अपने त्याग किए, बलिदान किए, अब इनको जो है वे सामने से धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते देखते हैं द डिफिनेशन ऑफ करेज, यानी कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि उनके लिए यह जो साहस या हिम्मत का जो परिभाषा थी वह उसका मतलब वास्तविक मतलब क्या है। तो इसमें देखिए बच्चों, जो वास्तविक मतलब है द डिफिनेशन ऑफ करेज, इसमें इन्होंने क्या जाना कि जो करेज होता है वह एक अभिप्राय है किस तरह से ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके, ठीक है, काफ़ी यातनाएं जिन्होंने सही, टॉर्चर हुए और उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वे यातनाओं को सहने के साथ साथ उन्होंने अपने विचारों को नहीं बदला और आज़ादी के लिए संघर्ष करते गए। ठीक है, तो ऐसे लोगों के असाधारण हिम्मत को समझते हुए, ऐसे लोगों के हिम्मत के साथ साथ उनकी यातनाओं को झेलते हुए भी बलिदानी देने के मतलब को समझते हुए नेल्सन मंडेला जी ने इस बात को जाना कि वास्तव में करेज होता है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैंस नेचुरल गुडनेस। मतलब इसका मतलब होता है मैंस नेचुरल गुडनेस का मतलब होता है कि मनुष्य की प्राकृतिक महानता वो क्या होती है। तो जो मनुष्य की प्राकृतिक महानता होती है, जैसे मान लीजिए इनको अभी कई बार जेल में भी गए थे, लगभग मोर देन 30 ईयर्स नेल्सन मंडेला जो थे वो जेल में भी बंद रहे थे, प्रिजन में भी इम्प्रिजन्ड भी थे वो। तो उन्होंने देखा था कि जब वो जेलों में उनको डाला जाता था तो दे वेर फोर्स्ड टू पुश टुवर्ड्स द वॉल, दीवार पर धकेल दिया जाता, दीवारों के बल पर इनको धकेला जाता था। तो ह्यूमैनिटी जो होती है वह कह कर नहीं आती कि हाँ ये जो है किसी से, मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो वह जो होता है वह जन्म लेते समय यह नहीं जानता कि मानवता क्या होती है या क्रूरता क्या होती है। तो हम उसको सिखा सकते हैं कि किस तरह से प्रेम बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से क्रूरता को फैलाया जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर आती है कि जो मैंस नेचुरल गुडनेस है, जो मनुष्य की प्राकृतिक महानता होती है, वो देख कर नहीं आती कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो जिस तरह से इनको जब जेलों में ठूसा जा रहा था, भरा जा रहा था, तो नेल्सन मंडेला जी ने देखा था कि जो वहाँ पर जो जेल के गार्ड्स थे उनके जो हार्ट थे ना, वो काफ़ी, उनके हार्ट को उन्होंने फील किया था। ये बात बताते हैं कि मानवता जो है चेहरा देखकर नहीं पता कर सकते, वो हम फील कर सकते हैं, वो हम बढ़ा सकते हैं अपने आचरण या व्यवहार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट चलते बच्चों, यहाँ देखिए मैंस ड्यूटीज़। तो अपने इस स्पीच में नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो मनुष्य के जो कर्तव्य होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो यहाँ बताते हैं, पहले वो अपनी बात करते हैं, कहते हैं कि रियल सेंस में उन्होंने जो ड्यूटीज़ उनके लिए थी, जो कर्तव्य थे, दो प्रकार के उन्होंने कर्तव्यों को समझा। क्या क्या? पहला कर्तव्य था उनके लिए कि देश और समाज के लिए कर्तव्य दिखाना, देश और समाज के लिए भलाई करना, उसका पालन पोषण करना। दूसरा कर्तव्य था उनके परिवार के लिए कि परिवार को संभालना। तो यहाँ पर जो है ये नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि मैं दोनों तरह से किसी प्रकार से आज़ाद नहीं था, यानी कि मेरे कर्तव्यों को छीन लिया गया था, मुझे किसी भी तरह से ड्यूटीज़ नहीं दी गई थी, मैं अनेबल था किसी भी ड्यूटीज़ को संभालने के लिए, क्योंकि मुझसे तो मेरा आज़ादी ही छीन लिया गया था। तो मैं किस तरह से जो है लोगों की मदद कर सकता था, न समाज की, देश की, और न ही अपने परिवार की। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम डिफाइंड। अब इनको जाकर समझ में आता है कि फ्रीडम होता क्या है, इनको मतलब पता चलता है कि फ्रीडम का वास्तविक अर्थ होता क्या है, यानी कि आज़ादी। तो आज़ादी क्या
क्योंकि जो इनका सेंस होता है फ्रीडम का, इनको जिसको इन्होंने समझा था शुरू में, तो इन्होंने इतना ही समझा था कि पिता की आज्ञा को पालन करना, या फिर इनकी जो कम्युनिटी है, जो इनकी ट्राइबल सोसाइटी है, उसके रीति रिवाजों का पालन करना, यही जो है एक्चुअली फ्रीडम होता है। लेकिन फिर इन्होंने कुछ समय बाद समझा इस बात को कि सिर्फ यह बस उनका वहम था, दैट वाज ओनली हिज इल्यूजन, भ्रम था उनका। वास्तव में ऐसी कोई भी आज़ादी उनको नहीं मिली थी। उनको अपने परिवार से दूर रहने के लिए विवश किया गया था। उनके समाज में ऐसा नहीं था कि कोई भी ब्लैक पर्सन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकता था, या कहीं पर कोई पढ़ाई कर सकता था, यानी इनको कहीं पर जा कर के किसी सिटी में पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, और न तो कोई अपने ढंग से कोई रोजी रोजगार करने का अधिकार था। तो इस तरह से कोई भी इनको राइट्स नहीं मिले हुए थे ऐसे ब्लैक पीपल्स को, जो कि साउथ अफ्रीकन कंट्री में उपेक्षित जिंदगी जी रहे थे। उनके लिए क्योंकि वहाँ पर जैसे बताया गया पहले में कि वहाँ पर वाइट जो पीपल थे वे सुप्रीम पावर में थे, सत्ता में थे, और इन लोगों को जो है काफ़ी नीचे समझ रहे थे, काफ़ी तुच्छ समझ रहे थे। इसलिए इनका कहीं कोई स्थान नहीं था, न पढ़ाई के लिए स्थान था और न ही नौकरी के लिए स्थान था। तो ये बहुत ही उपेक्षित थे। नेक्स्ट पॉइंट है वह है डिज़ायर फॉर फ्रीडम मेड हिम बोल्ड, यानी कि स्वतंत्रता की उनकी इच्छा ने उनको बोल्ड बनाया, मतलब हिम्मती बना दिया, हिम्मत दिया, करेज दिया, साहसी बनाया। तो इसमें वो कहते हैं कि जब उनको कुछ समय पता चला कि जैसे उनके भाई बहन हैं तो उनकी आज़ादी भी छीन ली गई है, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी भी आज़ादी जल्दी ही छीन ली जाएगी, मुझको भी फर्दर यानी आगे फर्दर टाइम में मेरी भी कोई आज़ादी नहीं रहेगी, मेरा भी ये लोग स्वतंत्रता छीन लेंगे, ये कंट्री वाले जो हैं, या ये जो सरकार, जो वाइट पीपल की जो सरकार है। तो इस तरह से उन्होंने रियलाइज़ किया। बाद में अब उनको जो था, उन्होंने देखा कि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी फ्रीडम को प्राप्ति करनी है तो उनको आगे बढ़ना होगा, उनको अपने अधिकार और अपने आज़ादी को पाने के लिए संघर्ष करना होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। तो उस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और फिर इस पार्टी के लोगों को सशक्त किया, उन्होंने एंकरेज किया, और उसकी एकजुटता का ही फल था कि लास्ट में जो परिणाम आया यह इनके फेवर में आया, इनकी जीत हुई, पार्टी जीती और इनको 400 में से 252 सीटें प्राप्त हुई, जिसके आधार पर इन्होंने फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन्होंने बनाई सन 1994 में। ठीक है, तो ये इनकी फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री थी। फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। और उसके बाद से यहाँ पर जो भावना थी सहिष्णुता की भावना, जिसको आप कह सकते हैं, तो वह देश के लोगों में व्याप्त हुई। लोगों ने इसको रियलाइज़ किया, समझा कि वास्तव में जो सही है वह यही है कि लोगों को एक अवसर मिले, इक्वलिटी मिले, समानता का अवसर मिले, सबको बराबर के अधिकार मिले, इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, तो इस तरह सबको शिक्षा का अधिकार मिले और रोजगार का भी अवसर मिले। तो साथ साथ वहाँ की जनता को भी यह महसूस हुआ कि नहीं, जो अच्छी बात है वह यह होनी चाहिए कि सबको समानता और आज़ादी का अधिकार मिलना चाहिए। फिर इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड विदाउट ह्यूमैनिटी। इसका मतलब होता है, ऑपरेसर का मतलब होता है दमनकर्ता, यानी जो इसके पहले थी, जो सुप्रीम पावर में थे वाइट पर्सन्स, वाइट पीपल की जो गवर्नमेंट थी वे सुप्रीम थे, उनकी पावर, जो उनकी शक्ति थी वो सुप्रीम थी। लोगों को, ब्लैक पीपल को वे टॉर्चर करते थे, उनको यातनाएं देते थे, उनको नीचे रखते थे, उनका कोई सम्मान नहीं था, कोई स्थान नहीं था। तो इस तरह की जो भावना थी वे कौन करते थे? ऑपरेसर यानी दमनकर्ता जो थे। और साथ साथ यहाँ पे ये बताया गया है, वे कहते हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो ऑपरेसर होते हैं, जो दमन को झेलते हैं, यानी दमनकर्ता के द्वारा दिए गए कष्टों को जो झेलते हैं उनको ऑपरेसर कहते हैं, यानी कि ऑपरेस्ड कहते हैं। जो कष्ट झेलते हैं उनको ऑपरेस्ड कहते हैं, और जो कष्ट देते हैं उनको ऑपरेसर कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होती, यानी ये बिना मानवता के होते हैं। कहते हैं कि जो दमन करता है या दूसरों को कष्ट देता है वह भी स्वतंत्र नहीं होता, उसको भी फ्रीडम नहीं होता किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को कष्ट देने का। उसी प्रकार से जो कष्ट को सहते हैं, इन दमनकर्ताओं के कष्टों को जो व्यक्ति सहते हैं, उनको भी अगर देखा जाए तो उनके अंदर भी मानवता नहीं होती, क्योंकि वे इससे बचने का कोई उपाय नहीं सोच पाते। तो इसलिए यहाँ बताया गया है, इनके कहना अनुसार, इनके कहने का जो अर्थ है वह यही है कि ऑपरेसर या ऑपरेस्ड, दमनकर्ता या दमन झेलने वाले, तो अत्याचार सहने वाले, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों के अंदर मानवता का गुण नहीं होता है।
तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर में कि जो अपार्थीड था, अपार्थीड वाज ए सिस्टम विच वाज प्रिवेलिंग इन साउथ अफ्रीका। तो यह सिस्टम जो था, जो ये पॉलिसी थी, दिस पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जो अपार्थीड यानी जिसको कहते हैं रंग भेद, यह एक प्रकार का भेदभाव होता है जो कि रेसिस पे आधारित होता है। ठीक है, यानी कि कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, इस तरह का जो रंग होता है उसके आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं अपार्थीड, विच इज़ ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जबकि दूसरी ओर जो हमारे देश में जो कास्टिज्म होती है, यह भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव होता है इसको भी, लेकिन यह बेस्ड ऑन कास्ट, जात के आधार पर यह भेदभाव होता है। ठीक है, तो वैसे ही अलाइक, दोनों ही अलाइक डिस्क्रिमिनेशन है, जो वहाँ पर अपार्थीड बोला जाता है और हमारे देश में कास्टिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों यह चैप्टर जो था, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपको इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें इनबॉक्स में लिख सकते हैं। जल्द ही हम इस चैप्टर से पे आधारित जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ।